नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 5 राज्यों के 7 राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 18 जून को राज्यसभा के लिए चुनाव होना है और ये तमाम जो उम्मीदवार हैं वो सभी के सभी कांग्रेस के वफादार हैं। इनमें से मैं आपको नाम बता देता हूं कि कर्नाटक से खड़गे खेड़ा और मंसूर अली खां एक मुस्लिम चेहरा हैं। झारखंड से प्रवीण झा, मध्य प्रदेश से दिग्विजय द्वारा जो खाली की गई सीट है उस पर पूर्व मंदसौर सांसद मीनाक्षी नटराजन है। राजस्थान से कांग्रेस की नीरज डांगी और तमिलनाडु से जो है वो प्रवीण चक्रवर्ती को मैदान में उतारा गया है। अब यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कांग्रेस का जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, इसके माध्यम से अपने उम्मीदवारों के माध्यम से कौन से राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी पंकज प्रसून हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिन नामों को मैंने बताया और कांग्रेस ने जिनका ऐलान किया है, तो इन नामों को देख करके आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने किन राजनीतिक समीकरण और संतुलन को बनाने की कोशिश की है? नियाज, एक एक राज्य करके करते हैं जी, और मैं जो कुछ अगले चंद मिनट में कुछ जो बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है जी, और दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीट खाली हुई दिग्विजय सिंह की, पर दिग्विजय सिंह चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए कमलनाथ को नहीं मिलनी चाहिए सीट, कमलनाथ राज्यसभा नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने राहुल गांधी से खुद बात नहीं की, एक संदेशा भिजवाया कि मध्य प्रदेश में दलित वोट अगर मिल जाए और अगर कोई दलित महिला को भेज दें मेरी सीट से तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि राजपूत की सीट से दलित, कितना अच्छा लगेगा नहीं सुनने में। हाँ। राहुल गांधी के दिमाग में यह बात आ गई। फिर उन्होंने एक रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री है उनसे भी कहवाया कि जाके आप भी थोड़ा बता दीजिए पीछे से। तो रेवंत रेड्डी ने कहा कि समीकरण तो बहुत सही बता रहे हैं दिग्विजय बाबू, और हमारे पास जो मध्य प्रदेश की फीडबैक है उसके अनुसार कोई दलित महिला रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी के करीबी भी है, दलित भी है और महिला भी है। राहुल गांधी को अचानक पूछा कि भाई कोई है ऐसा? बोले मीनाक्षी नटराजन। बोले हाँ वो तो अच्छी है। अब पूरा गेम ये था कि दिग्विजय सिंह को काटना था पत्ता कमलनाथ का। जी, फायदा हो गया मीनाक्षी नटराजन को। मीनाक्षी नटराजन राजनीति के बियाबान में भटक रही है, कोई पूछ नहीं रहा था, अचानक लॉटरी लगी, राज्यसभा टिकट। वाओ, ये होगी मध्य प्रदेश की कहानी। अब आते हैं कर्नाटक। जी, कर्नाटक में खेड़ा की उम्र, जो खेड़ा करें खड़गे साहब की उम्र हो चुकी है। और हां, इस बीच वहां चर्चा चल रही थी कि किसी ऐसे दलित चेहरा को भेजा जाए कि जो वहां पे होल्ड बहुत अच्छा हो। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे हटा दीजिएगा? तो खड़गे साहब ने खुद अपना ही नॉमिनेशन खुद ही कर दिया। मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से रिकमेंडेशन किया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। ये तो हालांकि पहले से है भी। हाँ, वो तो ऑलरेडी थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, ऐसे उम्र भी ठीक बहुत ज्यादा हो गई है, इनके बेटे को भी होम मिनिस्ट्री मिल गया वहां पे, तो अब हो गया ना। हाँ। अब कुछ आगे का देखा जाता। और ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे वो राज्यसभा के सदस्य भी रहेंगे, इस तरह का कुछ तो बात नहीं। सही बात है। अब दूसरी सीट जो मंसूर अली है, बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, क्योंकि वोट तो देता है मुसलमान कांग्रेस को, लेकिन जब कांग्रेस संगठन की बात आती है तो मुसलमानों को किनारे लगा दिया जाता है, चाहे वो मंत्री पद देने में हो या संगठन के अंदर कोई पद देने में। तो उसको, उस जो डिससेटिस्फैक्शन था या फिर जो नाराजगी थी, उसको पाटने के लिए मंसूर अली को दिया गया। अब तीसरे बच गए खेड़ा। पवन खेड़ा साहब जाना चाहते थे मध्य प्रदेश से और उन्होंने इसके लिए कुछ काफी हाथ पांव भी मारा, लेकिन चूंकि आसाम में जो हुआ था मामला और इन पे जिस तरह से आक्रमण हुए, कुछ दिन तक तो अज्ञातवास में भी रहना पड़ा इनको। फिर वो जो हुआ तो एक सिंपैथी थी। पिछली बार ही जाने वाले थे, लेकिन पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था तो इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। तो असम में इस बार खूब तपस्या हुई, तो इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से भेज दीजिए। सबने कहा कि मध्य प्रदेश से मत जाओ, वहां खेला हो जाता है हमेशा से, तुम सेफ जगह से जाओ। फिर कर्नाटक से इनका नॉमिनेशन हुआ, खैर इनको टिकट मिल गया, पहुंचने की भी संभावना है।
लेकिन खेड़ा में एक कहानी और है। हर हीरो के साइड में एक साइड हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। अब पवन खेड़ा है मीडिया प्रभारी, प्रवक्ता कह सकते हैं। उसी प्रवक्ता पैनल में एक और महिला थी जिनको राज्यसभा जाने की प्रबल इच्छा थी। इस बार उनकी तपस्या भले कम रह गई हो, लेकिन वो कह रही हैं कि अगर आप सुप्रिया से खेड़ा साहब नहीं कर रहे हैं। अब आपने नाम ले लिया तो सब कोई जान ही गए थे। ऐसे भी उनकी भी बड़ी इच्छा थी, आखिर तपस्या तो वो भी कर रही हैं इतने दिनों से। तो खैर सुप्रिया श्रीनेत को नहीं भेजा गया। तो ये तो हो गई कर्नाटक और मध्य प्रदेश की बात। अब आते हैं तीसरा राज्य झारखंड। प्रणव झा, जैसे इस नाम की घोषणा हुई, झारखंड में कांग्रेस को लोग कहने लगे कौन है ये। झारखंड के पत्रकार का पता लगाओ तो दया ये है कौन। बाद में पता चला कि खड़गे जी के पीए, यानी उनका मीडिया उडिया का काम देखते थे, उनको झारखंड भेज दिया गया। अब सबने कहा कि झारखंड से क्या झाजी हैं? और कांग्रेस तो आदिवासियों की, क्रिश्चियनों की, मुसलमानों की राजनीति करती है, तो ये झाजी कहां से आ गए, ब्राह्मण आदमी। तो फिर कहा गया कि नहीं, इन्होंने बोकारो में पढ़ाई की है। सबने कहा अच्छा, बोकारो में तो बहुत, वो सेंट चिन्मय एकेडमी है, बहुत सारे देश के लोग अलग अलग आते हैं। तो डीपीएस बोकारो या फिर उस तरह के स्कूलों में अगर आए हैं बोकारो में तो ठीक है, नाता जोड़ लिया। अब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार इनकी सीट संदिग्ध है। हारने के लिए भेजा गया है। ठीक है, क्योंकि वहां चाहिए 28 वोट चाहिए दोनों को, जैसे 28 वोट जेएमएम को और 28 वोट कांग्रेस को। 56 है इनके पास। ऐसा मत समझिए कि नंबर्स कम है, 56 है। 28 जेएमएम अपना ले ले और बाकी का इनको दे दे, सब मिला के आरजेडी, लेफ्ट वगैरह सब सपोर्ट कर दे तो जीत सकते हैं। लेकिन देगा नहीं। इसका कारण यह है कि एक परिमल नाथवानी आए हैं मैदान में, अंबानी से कुछ लगाव है, जो गुजरात से लैंड किए हैं चार्टर प्लेन में, हेमंत सोरेन से मुलाकात किए हैं। बीजेपी बोल रही है कि जब हेमंत सोरेन सपोर्ट कर देंगे तो हम भी कर ही देंगे। काहे के लिए अंबानी से, जान ही रहे आप, इससे ज्यादा तो कहने की जरूरत है नहीं। एक तो गुजराती, ऊपर से अंबानी, और जिसको हेमंत सोरेन सपोर्ट कर दे तो बीजेपी कौन होती है नहीं करने वाले। तो कुल मिलाकर प्रणव झा एकमात्र ऐसे लग रहे हैं जिनकी जीत में किंतु परंतु है। अगर जीत जाए तो भगवान भला करे। कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम ही महाराजरप्पा में जाके बलि चढ़ाएंगे, वहां पे होता है। लेकिन कांग्रेस का 16 है, 16 प्रणव झा को नहीं मिलने वाला। ठीक। अच्छा पंकज, एक बात बताइए कि जैसा कि आपने हालांकि खुल करके नहीं बताया, सुप्रिया श्रीनेत जो जाने वाली थी उनके नाम को लेकर के चर्चा थी कांग्रेस के अंदर, लेकिन आखिरी टाइम में उनके नाम को हटा दिया गया। अब रही बात पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत की। पवन खेड़ा मीडिया प्रभारी हैं और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे, जैसे अगर एसआईआर की बात हो या फिर अडानी को घेरने की बात हो या फिर आपको इलेक्शन कमीशन को घेरने की बात हो, तो वो हमेशा से बड़े ही सधे हुए अंदाज से अपनी बात रखते हैं और एक मजबूती के साथ मतलब घेरते हैं जो उनके विरोधी हैं। उसी तरीके से सुप्रिया श्रीनेत का भी वही है कि सुप्रिया श्रीनेत भी बड़े ही दमदार तरीके से अपनी बात को रखती हैं। तो ये कहा जा रहा था कि अगर राज्यसभा में ये जाते हैं तो फिर सुप्रिया श्रीनेत भी बहुत अच्छा बोलती हैं, हर मुद्दे पर घेरती हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत से कहाँ गलती हो गई है कि उन्हें आखिर क्यों नहीं भेजा गया, उनका टिकट क्यों काट दिया गया? गलती नहीं हुई, संयोग कह सकते हैं, समय दोनों का बराबर है, इक्वेशन। लेकिन पवन खेड़ा पर हेमंत बिस्व शर्मा जो अटैकिंग हो गए और फिर इनको जो भागना पड़ा भाया तेलंगाना और सुप्रीम कोर्ट, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह जो बेल लेके आए, थोड़ी सी सिंपैथी हो गई कांग्रेस हला कमान की कि देखिए दोनों एक ही पोस्ट पे हैं, इस बेचारे ने बहुत झेला है कांग्रेस के लिए, तो इस बार इसको मौका मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि सुप्रिया श्रीनेत से कुछ गलती नहीं हुई। एक और बात है जो कहा जा रहा है, जो चर्चा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से है, जयराम रमेश है हेड उस डिपार्टमेंट के और खुद वो राज्यसभा में है। अब उसी डिपार्टमेंट के दो और लोग हैं, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा। जयराम रमेश पवन खेड़ा को ज्यादा पसंद करते हैं, सुप्रिया श्रीनेत के साथ थोड़ा सा, तो एक वो भी कि अरे अभी तो इस टैलेंटेड महिला की जरूरत है हमारे कम्युनिकेशन विभाग को, कहां इसको राज्यसभा भेज रहे हैं, खेड़वा को भेज दीजिए, वो अभी से जहां है वहीं ठीक है। तो हो सकता है कि भाई, और अच्छा खासा चलता है। एक और बात कही जाती है कांग्रेस के अंदर कि एक वहां शिकागो ब्रिगेड है, शिकागो ब्रिगेड का, जिसमें बोला जाता है कि जयराम रमेश भी शिकागो में रहकर आए हैं और वो
सैम पित्रोदा शिकागो में हैं। तो राहुल गांधी पे बहुत अच्छा खासा असर है उस शिकागो ब्रिगेड का। और उस पेशर ने कहा कि नहीं, खेड़ा सही है। हालांकि हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं, कोई कहे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर ही जो चर्चा, और हम सिर्फ चर्चाओं पे बात कर रहे हैं, ये तो हो गया झारखंड, हो गया मध्य प्रदेश, हो गया राजस्थान और तमिलनाडु, ये 2 राज्य रह गए। हाँ। राजस्थान में चली है अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत ने एक दलित, जो दांगी साहब है, नीरज दांगी नाम है उनको आगे करके समीकरण साधने की कोशिश की है कि ओबीसी प्लस दलित। अच्छा। अगर सचिन पायलट की चलती तो किसी ओबीसी या सवर्ण बनाए जाते या मुसलमान को किसी को, लेकिन ये चाह रहे हैं कि नहीं, दलित अगर मेरे साथ रहेगा तो भविष्य की राजनीति करने में आसान होगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो वर्तमान सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी, उसमें सबसे अगर पब्लिक के नजर में खराब परसेप्शन किसी का है तो एक मोहन मांझी उड़ीसा और भजन लाल ये राजस्थान। तो अशोक गहलोत को लग रहा है कि अगली बार हम पटखनी दे सकते हैं, तो अभी से समीकरण बैठाने लगे हैं। और नीरज दांगी को इसलिए टिकट दिया गया। अंतिम में तमिलनाडु, प्रवीण चक्रवर्ती इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, हाँ, ये ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं। प्रोफेशनल कांग्रेस के, हाँ, जिसको पहले शशि थरूर देखते थे। और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, जो अभी जो गठबंधन हो रहा था, तो चुनाव के पहले भी मणिकम टैगोर और प्रवीण चक्रवर्ती, ये दोनों टीवीके से गठबंधन की कोशिश कर रहे थे। चुनाव के पहले इन लोगों ने प्रयास किया था, मुलाकात भी की थी, तो उस वक्त तो नहीं हो सका, क्योंकि जो लोकल थे, जैसे कि चिदम्बरम थे, उनके बेटे थे, या एक लॉबी था वहां पे, वो कह रहा था कि नहीं, डीएमके ठीक है, ये तो नई पार्टी है, पता नहीं कब आएगी कब जाएगी, ये सब कर। जब चुनाव के बाद परिणाम आया और टीवीके को अच्छी सफलता मिली, तो प्रवीण चक्रवर्ती वो शख्स थे जिन्होंने जाकर दोबारा कांटेक्ट किया कि भैया हम आपको समर्थन देते हैं। तो प्रवीण चक्रवर्ती तमिलनाडु से टीवीके सपोर्ट कर ही देगा, तो वो आ जाएंगे। अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत महीन जहीन आदमी हैं। तो ये है पूरी कहानी, 7 के 7 जो लिस्ट जारी की है उनकी। अब इसमें से सबसे मजेदार कहानी क्या लगी वो दर्शक बताएंगे। बिल्कुल, अब वो तो पता चलेगा 8 जून को जब चुनाव होगा, तो कांग्रेस ने जिन चेहरों को उतारा है उनका क्या कुछ होता है, और जिस इन चेहरों के माध्यम से जिस राजनीतिक समीकरण या संतुलन को साधने की कोशिश की है, उसमें कांग्रेस कामयाब हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, दर्शकों को क्या लगता है, और पंकज जी ने जो कुछ भी बताया, जिन समीकरणों को समझाया, उसमें आपको क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस उसको साथ पाएगी? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए।